एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम साधना। दोस्तों, आज की यह वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित वीडियो है, जिसमें हम आज सारी चीज़ों को डिटेल से बताने वाले हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अल्प विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, या फिर लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। तो ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े कि काश हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा होता। अगर आप सेशन में नए आए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंचुएशन मार्क्स। क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। जैसे भरत मुनि ऋषियों से संबंधित है, वैसे कामता प्रसाद जी किससे संबंधित है? वो विराम चिन्हों से संबंधित है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किससे लिया हुआ मानते हैं? तो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़कर, किसको? पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? विराम चिन्हों की संख्या तो बताई है 20। यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन मेरा हुआ कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी किससे संबंधित हैं, तो संबंधित है विराम चिन्हों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विराम चिन्हों से संबंधित है। जैसे रस किससे संबंधित है, तो भरत मुनि किससे संबंधित है, तो रसों से संबंधित है। वैसे कामता प्रसाद जी किससे संबंधित है, तो विराम चिन्हों से संबंधित है। हमारा पहला क्वेश्चन निकलता है। दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि विराम चिन्ह किससे लिया हुआ मानते हैं? कौन? कामता प्रसाद जी। तो वो मानते हैं अंग्रेजी से लिया हुआ। किससे मानते हैं? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा निकलता है कि हिंदी में ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है पूर्ण विराम, यानी कि जिसको कहते हैं फुल स्टॉप। पूर्ण विराम को अंग्रेजी से नहीं लिया गया, बाकी सारे चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया हुआ है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हुए? 3 क्वेश्चन हुए। लास्ट क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो वो बताई है 20। कितनी बताई है? कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, तो बताई है 20। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमें उससे डेफिनेशन से नहीं मतलब है, हमें उसका शाब्दिक अर्थ देखना है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर हमें शाब्दिक अर्थ उसका पता हो जाएगा तो पूरा डेफिनेशन क्या निकल के सामने आ जाएगा। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है गति में अवरोध या विश्राम। क्या होता है? गति में अवरोध अथवा विश्राम होता है। किसी भी भाषा को बोलते अथवा पढ़ते समय, किसी भी भाषा को बोलते समय अथवा पढ़ते समय हम अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में क्या करते हैं? थोड़ा रुकते हैं, यानी कि विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर सरल भाषा में कहें तो अगर हम एक स्थान से हमें दूसरे स्थान पे जाना हो तो हम क्या करते हैं? अगर हमें थकान हो गई, हम थक गए, तो कहीं पे क्या कर लेंगे? बैठ जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे या फिर कहीं किसी भी स्थान पे क्या कर लेंगे? बैठ जाएंगे। तब उसी को क्या कहते हैं? विश्राम कहते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने भाव को स्पष्ट करने लगते हैं, अपने भाव को किसी के सामने जब प्रस्तुत करने लगते हैं, तो बीच में भी क्या करते हैं? उसको विराम देते हैं, तो उसी को कहते हैं विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह तो 20 होते हैं, बट हमने यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो यूपी टेट सी टेट के एग्जाम के बेस से जो उसमें पूछा जाता है, हम वही यहाँ पर बताएंगे। तो पहला है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प विराम। अल्प विराम को कहते हैं कॉमा, यानी कि इसका सिंबल ऐसे होता है, नीचे थोड़ा सा होता है, ऐसे थोड़ा सा कॉमा। दूसरा नंबर है मेरा अर्ध विराम, सेमीकोलन। इसका चिन्ह होता है ऊपर थोड़ा बिंदी और ऐसे। अल्प और अर्ध में बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अल्प कैसे होता है, अर्ध, क्योंकि इसमें नीचे ऐसे होता है और इसमें ऊपर थोड़ा सा बिंदी हो जाता है, बाकी सेम टू सेम ही होता है अर्ध विराम। तीसरा है पूर्ण विराम, जिसको कहते हैं फुल स्टॉप। ये तो सभी को पता होता है कि फुल स्टॉप का सिंबल कैसे होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे आश्चर्यचकित के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और 5वां नंबर है मेरा निर्देशक चिन्ह, जिसे कहते हैं डैश। इसका सिंबल है ऐसे सीधा डैश। 6 नंबर है विराम चिन्ह में उद्धरण चिन्ह।
उद्धरण चिन्ह को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा। इसका चिन्ह ऐसे होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। और इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। 7 नंबर है मेरा कोष्ठक चिन्ह, जिसे कहते हैं ब्रैकेट। ए है क्या? कोष्ठक चिन्ह का ऐसे होता है, कोष्ठक चिन्ह जिसे कहते हैं ब्रैकेट। 8वां नंबर है मेरा योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का क्या होता है? हाइफन। इसका ऐसे होता है, जैसे डैश होता है वैसे योजक चिन्ह होते हैं। जब हम किसी चीज को निर्देश करते हैं तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं। और 9वां है मेरा त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसे कहते हैं साइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका चिन्ह होता है ऐसे होता है, नीचे से ऐसे बना, ऊपर थोड़ा उठा, इसे कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। जब हम किसी शब्दों को लिखना भूल जाते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? त्रुटिपूरक चिन्ह लगाते हैं, उसको समझने के लिए। और 10वां नंबर है मेरा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ऐसे होता है, जैसे किसी का नाम लिखने लगते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको आगे स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए। तो पहला नंबर है मेरा अल्प विराम। यहाँ पर कितने बताए? 20 अल्प विराम होते हैं। विराम चिन्ह कितने थे? 20। लेकिन एग्जाम के बेस से हमने यहाँ पर 10 बताए हैं विराम चिन्ह। तो पहला नंबर है मेरा अल्प विराम। अब अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। हमें डिफिनेशन से नहीं मतलब कि हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है, लेकिन अल्प का मतलब होता है थोड़ा होता है कि जब हम अपनी बातचीत को पूरा करने लगते हैं, किसी के सामने स्पष्ट करते हैं, तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा रुकने के लिए। जैसे कोचिंग में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, जैसे राधिका, मोहिनी, गीता, तो क्या हो गया? उसको थोड़ा, जैसे हम क्या करते हैं जब हम बहुत सारी लड़कियों का नाम लेने लगते हैं, जैसे कविता, राधिका, मानवी और शैलजा आदि, ऐसे जैसे हम बहुत सारी लड़कियों का अपने डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए जब हम बहुत सारी चीज़ों का नाम लेते हैं तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा रुकना, बीच बीच में जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा नंबर है मेरा अर्ध विराम। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा होता है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध विराम, अर्ध का मतलब आधा होता है। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लगता है उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। जैसे जो ठीक लगा, ये क्या हुआ? अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लगा और मैंने वही किया, अब परिणाम चाहे कुछ भी हो। यानी कि अल्प विराम से थोड़ा कम समय लगा और पूर्ण विराम से थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध विराम कहते हैं। तीसरा नंबर है मेरा पूर्ण विराम, जिसे कहते हैं फुल स्टॉप। जब वाक्यों की समाप्ति होती है तो उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं, किसी से संप्रेषण करते हैं तो जब हमारा वाक्य वहाँ पर समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। किस पे? अपने वाणी पर विराम लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे बाहर पल्लवी खड़ी है, अब हम किसी को बता रहे हैं कि बाहर कौन खड़ा है? बाहर पल्लवी खड़ी है, तो हमारा वाक्य क्या हो रहा है? वहाँ पे समाप्त हो रहा है कि बाहर पल्लवी खड़ी है, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया? वहाँ पे लगाया पूर्ण विराम लगाया। दूसरा नंबर है मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। हम किससे बता रहे हैं? दूसरों से बता रहे हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करता हूँ, तो हमारा क्या हुआ? वाक्य पूरा समाप्त हुआ, तो हमने वहाँ पे क्या लगाया? यानी कि फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप का सिंबल लगाया, तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। चौथा नंबर है स्क्रीन पे विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका सिंबल ऐसे होता है, जैसे फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप, पूर्ण विराम और इसके नीचे थोड़ी सी बिंदी, तो उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब हम खुशी, आश्चर्य और घृणा, दुख, दया आदि को भाव को प्रकट करने लगते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं? विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे खुशी हो गया, अगर हम खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं, कोई आश्चर्यचकित बातें हो गई, या फिर घृणा, किसी से घृणा कर रहे हैं, जैसे छी उसके कपड़े बहुत गंदे हैं और बहुत बेकार व्यक्ति है, घृणा किसी से कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं या फिर दया दिखा रहे हैं, भाव को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक सिंबल का प्रयोग करते हैं।
जैसे अरे तुम कब आए, अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे तुम कब आए, जब किसी को देखे तो अरे तुम कब आए, तो इसमें क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पर ऐसे सिंबल लग जाएगा ऐसे, तो उसको बोल देंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरा है वाह बहुत खुशी मिली। अब वाह शब्द क्या है, हमें खुश व्यक्त कर रहा है कि वाह बहुत खुशी मिली, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का, सिंबल का प्रयोग होगा। जहाँ पर खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य की बात की जाती है अपने भाव को प्रकट करने के लिए, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता। हम यहाँ पर यही याद कर सकते हैं कि इतना याद कर सकते हैं विस्मयादिबोधक में, इतना दया तक याद कर सकते हैं कि जहाँ पर भाव को प्रकट किया जाए वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 5वां नंबर है मेरा निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह को क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निर्देश अथवा सूचना देना। क्या करना, निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई सूचना देता है या फिर निर्देश देता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम डैश का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी एक विषय पर निबंध लिखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी एक विषय पर क्या लिखो, निबंध लिखो, तो यहाँ पर किसका सिंबल लग गया, यहाँ पर डैश का सिंबल लग गया कि किसी एक विषय पर क्या लिखो, निबंध लिखो। उस विषय का नाम क्या होना चाहिए, मेरा भारत महान। उस विषय का नाम क्या है, मेरा भारत महान। किसी एक विषय पर क्या लिखो, निबंध लिखो। वो फिर कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ पे डैश लगा है तो वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा निर्देशक चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी डैश जहाँ पर लग गया वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हमें क्या याद करना, हमें यहाँ पर सिंबल को ध्यान में रखना है कि वहाँ पर कैसे सिंबल लगता है। अगर हम इसको समझ गए, विराम चिन्ह को समझ गए, तो हमें सिंबल को याद करना आसान काम हो जाएगा। इसमें कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि विराम चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, लागू चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम किसे कहते हैं। ये सभी हमारे क्या होंगे, जितने भी सारे डाउट हैं वो सब सेकंडों में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट है तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि हमें चिन्ह पता है या फिर नहीं पता है। एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। 6वां नंबर है उद्धरण चिन्ह। चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या है, उद्धरण चिन्ह इसको क्या कहते हैं, इसका चिन्ह कैसे होता है, इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज, इसको कहते हैं इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी इसको जानते हैं। इकहरे उद्धरण चिन्ह कहाँ लगते हैं और दोहरे उद्धरण चिन्ह कहाँ लगते हैं, हम इसको देखते हैं। जब किसी के विशेष नाम, उपनाम, पुस्तक, ग्रंथ या फिर कविता का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, किसी के नाम के साथ, किसी के उपनाम के साथ, किसी कविता के साथ, किसी ग्रंथ के साथ, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से उद्धरण चिन्ह का, तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मैथिली शरण गुप्त। अब ये क्या नाम है, एक किसी कवि का नाम है, तो हमने क्या यहाँ पर क्या लगाया है, सिंगल इन्वर्टेड कामाज, क्या लगाया है, सिंगल इन्वर्टेड का। यहाँ पर और एक लिख दिया महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम सिंगल इन्वर्टेड कामाज लगाएंगे कि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, जब हम किसी का क्या ले रहे हैं, यहाँ पर किसी कविता यानी किसी पुस्तक के कवि का नाम ले रहे हैं। जैसे किसी का पुस्तक हो गया, कोई पुस्तक हो गई, प्रकाशन कोई भी हो गया, तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां मेरा नाम बचपन, यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां, कविता हमने लिया है, ये है कविता। प्रस्तुत पंक्तियां कहा जाता है ना, प्रस्तुत पंक्तियां इस कविता से लिया गया हुआ है। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पंक्तियां मेरा नाम बचपन, क्या है, पंक्तियां का नाम क्या है, बचपन, कविता से लिया गया है।
यहाँ पर क्या लगा है, सिंगल इन्वर्टेड कामा लिया गया, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां मेरा नाम बचपन कविता से लिया गया हो। तो पंक्तियों का नाम क्या है, बचपन, यानी कि मेरा नाम बचपन ये क्या है, पंक्ति का नाम है और कविता किससे, कविता से लिया गया हुआ है। अब देखते हैं हम कि दोहरे इन्वर्टेड कामास का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमने अभी सिंगल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दोहरे इन्वर्टेड कामास का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब किसी की कही हुई बात को उसी शब्दों में, जब किसी की कही हुई बात को उसी शब्दों में ज्यों करते हुए प्रयोग किया जाता है तो वहां पे डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, अब महात्मा गांधी ने क्या कहा ये तो हमें पता, महात्मा गांधी ने कहा। अब हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा कि करो या मरो। तो अब यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया है, यानी कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि करो या मरो। अब समझ में आ गया होगा कि दोहरे सिंगल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग हमें कहाँ करना है और डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग कहाँ करना है। जब किसी का नाम आ गया, किसी का उपनाम आ गया, किसी पुस्तक का नाम आ गया, ग्रंथ का नाम आ गया या फिर कविता के शीर्षक का नाम आ गया, तब हम वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी के भाव का, किसी की कही हुई बात का जो करते हो शब्दों में प्रयोग कर देंगे, वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा 7 नंबर है कोष्ठक चिन्ह, कि कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं। सबको पता है कि कोष्ठक चिन्ह ऐसे लगता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, लेकिन हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, किस स्थिति किस परिस्थिति में करें, हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं। पात्रों के हाव भाव को प्रकट करने के लिए, किसके, पात्रों को हाव भाव, पात्रों के हाव भाव को प्रकट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी से प्रश्न कर लिया, अब हमारा यहाँ का प्रश्न क्या है कि मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। अब हम किसी से बोल रहे हैं कि मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। अब वहाँ पर हम क्रम संख्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, या फिर हम यूपी टेट सी टेट में जैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कब हुई, तो वहाँ पर ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो वहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड जो फोर्थ वही होते हैं कोष्ठक चिन्ह, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर पात्रों के हाव भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि प्रश्न है कि मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। हम किससे कह रहे हैं, दूसरे से कह रहे हैं कि मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। तो वहाँ पर क्रम दे दिया जाएगा, क्रम संख्या कि का सही है, कि खा सही है, कि गा सही है, कि घा सही है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा कोष्ठक चिन्ह, उसी को कहा जाएगा कोष्ठक चिन्ह कहा जाएगा। कोष्ठक का सिंबल ऐसे दे दिया जाएगा, उसे ही कहते हैं कोष्ठक चिन्ह जब हम प्रश्न पूछने की बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पे 8वां नंबर है मेरा योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, यानी डैश से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। यह देखने में निर्देशक चिन्ह की तरह होता है। कैसे होता है, यह देखने में निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, परंतु उससे क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो हमें निर्देशक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह को नहीं याद करना है, हमें इतना याद रखना है कि यह चिन्ह सामासिक पदों में प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया। ये चिन्ह हमेशा द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है। अगर आप द्वंद्व समास आपको आता है तो आप अच्छे से योजक चिन्ह को समझ में आ जाएगा आपके। जैसे रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, यह चिन्ह किसमें प्रयोग किया जाता है, तो सामासिक पदों में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नहीं याद करना, आपको इसको समझना है कि इसका चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि योजक चिन्ह कैसे होता है और निर्देशक चिन्ह कैसे होता है। तो योजक चिन्ह से आप याद कर सकते हो रात दिन माता पिता, यानी कि द्वंद्व समास। पढ़ लो एक बार और याद हो जाएगा कि इसमें बीच में थोड़ा सा छोटा सा ऐसे लग गया, यानी कि जिसका अपोजिट, जैसे रात है, अगर उसका अपोजिट विपरीतार्थक शब्द दिन हो जाएगा तो वो योजक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो ये सामासिक पदों में प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर हमें मेरा त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह को हंस पद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में ये छोड़ के ये पूछ लिया जाता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
त्रुटिपूरक चिन्ह को हंस पद चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य लिखते समय अगर हम किसी वाक्य को पूरा करते समय बीच में हमारा वाक्य या शब्द क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो वहाँ पर हम योजक क्या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल तुम रहते हो, आजकल तुम रहते हो, हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आजकल तुम कहाँ रहते हो, तो ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे कहाँ, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आजकल तुम कहाँ रहते हो। तो अगर हमारी कॉपी चेक होने लगेगी तो यहाँ पर जो एग्जामिनर चेक करेगा तो आजकल त्रुटिपूरक चिन्ह से वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये शब्द छूटा हुआ है, क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और त्रुटिपूरक चिन्ह का सिंबल ए ऐसे होता है। 10वां नंबर मेरा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह का मतलब होता है ब्रेकट और उसमें थोड़ा सा शून्य की तरह, उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। जब किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में हम लिखते हैं, जब किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखते हैं तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर हो गया, अब प्रोफेसर को हमने यहाँ पर प्रोफेसर पूरा लिखा है, अगर इतना लिख के छोड़ दे तो यहाँ इसके पीछे क्या लगाया, लाघव चिन्ह लगाया है, तो प्रो लिख के हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा प्रोफेसर, तो यहाँ पर क्या लगा है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे हो गया कृपया पन्ना उल्टिए, तो हमने कृपया लाघव चिन्ह, पन्ना लाघव चिन्ह और उल्टिए लाघव चिन्ह, तो इसका पूरा हो जाएगा कृपया पन्ना उल्टिए। तो ये हमारे हैं विराम चिन्ह, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में छात्र हित में शिक्षा, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।